हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने न्यू वीडियोस में। कैसा हाल चाल है आपका क्लास 12 वाले का? बिकॉज डेट तो अब अनाउंस हो चुका है। आप लोगों को दिमाग में ये भी चीज चल रहा होगा कि भाई अभी तक तो कुछ पढ़े नहीं है, आगे क्या करें। तो टेंशन मत लेना, आपका बड़ा भाई हमेशा से आपके लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो इस बार जो है हम लोग एक अकाउंट्स का सीरीज लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। तो क्लास 12 वाले लोगों के लिए आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर। जितने भी तरीके का आपका अगर कोई पर्सनल डाउट है तो वो जो है आप कमेंट में भेज सकते हो। और मैंने जो है कल ही एक छोटे से वीडियो में ये डाल रखा था कि आज के वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम होगा CFS, थर्ड बुक, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थर्ड बुक, जिसका एक चैप्टर है CFS। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, याद रखना। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 110% आना ही आना है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, CFS का थ्योरेटिकल बेस पर, एकदम बोल सकते हो जीरो लेवल पर। अगर आप आज जीरो पर भी हो तो इतना गारंटी है कि इस वीडियो को देखने से, इस पूरे सीरीज को फॉलो कर लेने से इतना गारंटी है कि आप जो है 80% टू 90% भी लाने का हक रख सकते हो। कब? रेगुलर बेस पर पढ़ाई करोगे तब। इन्हीं की वीडियो ओपन की और सोचे कि पढ़ लेंगे, तो ऐसा होना नहीं है। ठीक है ना? तो चलो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं उस चीज को जरा समझते हैं। चैप्टर का नाम है CFS। CFS का मतलब सब लोगों को पता है, ये होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट मीन्स व्हाट? जब भी, याद रखना, जब भी कोई बड़ी कंपनी जिसका कि टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, लाख करोड़ रुपए में होगा, उन लोगों को मैंडेटरी होता है कि CFS बनाए। और मान लो कि छोटी मोटी कंपनियां जो होती हैं, जो 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन अगर करती हैं, तो उन लोगों को CFS बनाने का वैसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में है तो पढ़ना तो जरूरी होगा CFS होता क्या है। तो CFS को इन जनरल अगर आप पूछोगे कि सर CFS का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसके नाम में इसी का डेफिनेशन है। क्या है भाई? व्हाट इज CFS? तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इट इज अ स्टेटमेंट which shows the inflow and outflow of CCE। दैट मीन्स व्हाट? अगर कोई पूछता है कि CCE क्या होता है भाई, तो CCE का फुल फॉर्म अगर बात करोगे तो ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दैट मीन्स व्हाट? आपके पूरे के पूरे कंपनी में जो पैसा आ रहा है या पैसा के जैसा, है ना, पैसा के जैसा, दैट इज पैसा या फिर पैसा के जैसा। अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके कंपनी में किसी भी तरीके से आ रहा है या पैसा जा रहा है, इन दोनों चीजों को शो करने के लिए कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन लोगों को CCE दैट इज CFS बनाने का नीड पड़ता ही पड़ता है। ठीक है ना? तो ये नॉर्मल इसका थ्योरेटिकल वे हो गया। दूसरा चीज जो ऑब्जेक्टिव वाइब में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि CFS कौन से AS में डिफाइन किया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में CFS को डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है ICAI के द्वारा, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो है अकाउंटिंग को एकदम नॉर्मल तरीके से, सरल और आसान भाषा में समझने के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिया है कि जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप पकड़ोगे सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ोगे। तो टोटल इंडिया में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें CFS डिफाइन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। इज इट डन? अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ भी सकते हो, ज्यादा आसान रहेगा। तो CFS इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश पैसा, नहीं तो पैसा के जैसा,
कोई भी चीज हमारे कंपनी में आया हो या गया हो, इन दोनों चीजों को दिखाने के लिए हम लोगों को सीएफएस बनाने का जरूरत होता है। लेकिन याद रखना, जब आप सीएफएस पढ़ रहे हो तो सीएफएस में सबसे बड़ा चीज है कि सर कंपनी ऐसा कौन कौन सा काम करती है जिससे पैसे का आना और पैसे का जाना लगा रहता है ना। जो लोग पढ़ लिए हो, अगर रिवीजन करने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो तब तो आप अच्छे तरीके से समझ ही पाए होगे, लेकिन जो पहली बार देख रहा है भाई, उस चीज को समझना आप कि सीएफएस होता क्या है। तो सीएफएस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि पैसे का आना जाना दिखाता है, ये पहले बता चुके हैं। लेकिन आप अपने कंपनी में पैसा कहां से लाओगे और कहां आपका पैसा खर्च होगा, इन दोनों चीजों को दिखाने के लिए हमको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्टिविटीज, कि बिजनेस का आखिर काम क्या है, बिजनेस का एक्टिविटीज क्या है जिसके बेसिस पर बिजनेस पैसा ला रहा है या कहीं पर जाके खर्च कर पा रहा है। तो एक्टिविटीज जब समझोगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन योर चैप्टर सीएफएस। सीएफएस में टोटल 3 तरीके का एक्टिविटीज है जिसको हम लोग समझेंगे सही तरीके से, है ना। तो एक्टिविटीज की बात जब करोगे तो सबसे पहला होता है CFOA। CFOA का मतलब क्या हुआ भाई, ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड वन इज व्हाट, अगर आप एक्टिविटी की बात करोगे तो दूसरा है आपका CFIA। CFIA का मतलब क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पर क्या लिख देते हैं हम लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और एंड थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा है CFFA। CFFA का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब बच्चा एक चीज याद रखना, एज अ टीचर अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो एज अ टीचर अगर मानते हो, एज अ बड़ा भाई मानते हो, तो इस चीज को समझना अच्छे तरीके से कि आपके जगह पर अगर मैं वीडियो देखता रहता तो मेरे को भी तकलीफ उसी चीज में होता जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो एज अ स्टूडेंट मैं भी बहुत सारा चीजों को झेल चुका हूं, बहुत सारा प्रॉब्लम को मैं जो है समझ चुका हूं, तभी मैं जो है आपको हेल्प करने के लिए किसी तरीके से आ पाया हूं। इस चीज को समझना अच्छे तरीके से। तो अगर आप इन तीनों एक्टिविटी के बारे में समझोगे, चर्चा करोगे, तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एक्टिविटी आपको मिलेगा इस पूरे के पूरे चैप्टर में, CFOA, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज इट डन? तो अगर आप नॉर्मल एज अ स्टूडेंट इस चीज को ट्रीट करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा मेरे को पता है, तो हम क्यों ना उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ आपके साथ पढ़ाई करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप CFOA के बारे में डिस्कशन करोगे तो थोड़ा तकलीफ दे सकता है, नो डाउट, जब समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बट इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो OA दैट इज CFOA ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब किसी चीज में दिक्कत हो तो नॉर्मल एज अ स्टूडेंट सबसे अच्छा फायदा क्या है पता है, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ना सर, ठीक है। तो जो आपका सोच है अभी के एग्जाम नजदीक आने की वजह से, वही थॉट मेरा भी है भाई आपके लिए, कि अगर जहां पर कोई तकलीफ चल रहा है उस तकलीफ को आगे बढ़ते हुए इस चीज को समझें। तो OA में तकलीफ है तो अभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, तो तकलीफ नहीं जहां नहीं है उस चीज को समझेंगे। CFIA का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ वैसा एक्टिविटी जहां से मेरा पैसा आना या पैसा जाना हो, वो भी इन द नेचर ऑफ फिक्स एसेट्स। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ बात करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या चीज से, फिक्स एसेट्स से। तो फिक्स एसेट्स मान लो कि आपने खरीदा, परचेज किया, जब आप किसी चीज को परचेज करते हो तो आपके पास से पैसा चला जाता है, और आप यही फिक्स एसेट्स मान लो बेच रहे हो तो पैसा आपके पास आता है। तो इन दोनों से रिलेटेड बात करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे। और लास्ट वन इज CFFA, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे,
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटी होता है बिजनेस के लिए जहां पर वो डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है किसके साथ, आपके बिजनेस के कैपिटल के साथ। कैपिटल को या फिर इंक्रीज करवाएगा या फिर कैपिटल को डिक्रीज कराएगा। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ दैट मीन्स पैसा आया, और कैपिटल डिक्रीज हुआ दैट मीन्स पैसा गया। क्लियर बात है भैया। आप मान लो कि शेयर मार्केट में इशू कर दिए, मार्केट में जैसे ही शेयर इशू किए पैसा तो आ जाएगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। आप लोन लिए, नो डाउट वो लायबिलिटी तो है, लेकिन लोन लिए तो मेरे पास पैसा आया, आप उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। आप उसी लोन को रीपेमेंट कर दिए, पैसा चला गया, आप उसको डिक्रीज कर दोगे। तो इन दोनों सारे चीजों में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको लगभग 2 साल का डेटा दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन में कि 2024 में ये डेटा था, 2025 में ये डेटा था। आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि अगर पहले 1 लाख रुपया कोई डेटा था, आज 1,20,000 हो गया, तो वो बढ़ गया है, वो एसेट से की लायबिलिटी है, वो करंट एसेट से की करंट लायबिलिटी है। इन सब चीजों को देखने के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। इज इट डन? ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर जब भी स्कूल में पढ़े हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, अलग अलग दोस्त से पूछे हैं, सीएफएस को पता नहीं बहुत ज्यादा हार्ड बताता है। हार्ड होता नहीं है कुछ, इसमें भी 2 टाइप के मेथड्स ऑफ सीएफएस हम लोग पढ़ते हैं। जब आप सीएफएस पढ़ोगे तो इसका जो फॉर्मेट है ना, इसका जो फॉर्मेट है वो 2 तरीके का है। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो इन जनरल क्योंकि आप 12 में हो, आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म में ही बनाना है। ठीक है ना। और डायरेक्ट फॉर्म होता क्या है और इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, वो जब तक एक चीज आपको समझाएंगे नहीं तब तक दूसरा बताने में आसान नहीं होगा। इज इट डन? तो नॉर्मल तरीके से हम लोग अभी फॉर्मेट देख लेते हैं किस चीज का, इनडायरेक्ट का। क्यों देखेंगे भाई इनडायरेक्ट का? बिकॉज मैंने क्या बोला कि 12 क्लास में आप जो सीएफएस पढ़ रहे हो उसमें 90% केस में इनडायरेक्ट का ही मेथड, इनडायरेक्ट का ही फॉर्मेट को यूज करना है। ठीक है ना। अब अगर नॉर्मल तरीके से कोई कमेंट में लिख दे नहीं सर डायरेक्ट, तो भाई जब जैसा क्वेश्चन वैसा, बोला जाता ना जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे चीजों को इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलो तो एक बार देख लेते हैं इसका हम लोग फॉर्मेट। अब समझते हैं इसमें क्या क्या चीज हम लोगों का आ सकता है। तो देखो यहां सबसे पहला ये है आपका सीएफएस का इनडायरेक्ट मेथड। मैंने 3 बताया था कि 3 एक्टिविटी है आपके पास। पहला कौन सा है, सीएफओए। तो इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सीएफओए है क्या। सीएफओए मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप बोलोगे अभी कि सर आप तो बताए थे कि सीएफओए थोड़ा हार्ड है, उसको बाद में भाई फॉर्मेट तो सबको साथ में समझना होगा। जब एक बार फॉर्मेट समझ लोगे उसके बाद जब हम लोग किसी क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे तब जाकर वो इजी हो जाएगा कि भैया कैसे कैसे आप बना रहे हो। तो देखो सबसे पहला अगर सीएफओए में बात करोगे तो हम लोग के पास डेटा हमेशा दिया रहता है, क्या चीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये फॉर्मेट है, इस चीज को समझना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नॉर्मल तरीके से आपके बिजनेस में जो पीएल होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसी से आप नेट प्रॉफिट निकालोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया नहीं है। जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया रहता तो हम लोग जो है रिजर्व एंड सरप्लस से, जो कि आपके लायबिलिटी साइड में हमेशा गिवन होगा, रिजर्व एंड सरप्लस से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। और मान लो कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं दिया हुआ है तो एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है अपना शेयर कैपिटल से प्रॉफिट को निकालोगे। शेयर प्रॉफिट से कैपिटल से कैसे निकालोगे, मान लो कि आपका कैपिटल पहले था 1 लाख, आप कुछ नहीं किए, इशू किए नहीं शेयर, अचानक से कैपिटल हो गया 1,50,000। तो ये मान लेना होगा कि आप 50,000 रुपया क्या किए, उसमें प्रॉफिट को जोड़ दिए होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से इन तीनों चीजों को देखते हुए हम लोग अपने प्रॉफिट को
निकालते हैं। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट दे दिया तो चुपचाप निकाल लेंगे, अगर नहीं दिया तो रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ जाएंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं दिया तो शेयर कैपिटल। तो एगो कोई बेवकूफ जो है मैं टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा, सर मानो कि तीनों दिया है तब क्या करेंगे? अरे भाई जब तीनों दिया है तो चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लेंगे। डन है? चलो ये आइटम हम लोगों के पास दिया हुआ रहेगा। फिर इसमें ऐड करना होता है हम लोगों को नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वैसा एक्सपेंस जो हमारे पॉकेट से निकल के कहीं गया नहीं है लेकिन खर्चा का पार्ट हम लोग मान लेते हैं। जैसे सबसे पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है? आपके गुडविल का वैल्यू थोड़ा अगर डाउन हुआ है, दैट मीन्स आपका बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा, लेकिन आपके पॉकेट से पैसा तो कोई खींच के नहीं ले जाएगा ना। तो ऐसा ऐसा आइटम जो कि नॉन ऑपरेटिव हो, मतलब आप उसके लिए बिजनेस में कोई काम नहीं कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपको लॉस हो जा रहा है। अब जैसे फिक्स एसेट्स, मान लो कोई मशीन खरीदे हम, अब मशीन खरीदे भाई, उसको चुपचाप यूज करना है, यूज ही करने के लिए लाए। अब यूज किए, क्या हुआ कि उसका ऑटोमेटिक वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो कोई पॉकेट से आपका पैसा तो खींच के नहीं ले जाता ना। आप सिर्फ ये मान लेते हो कि 1 लाख का मशीन था, 2 साल यूज कर लिया, वो हो गया होगा 50,000। क्लियर है? तो इस चीज को समझना। फिर है आपका नॉन कैश इनकम, वैसा इनकम जो कि आपके पॉकेट में पैसा तो लाके देता नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि आप पैसा लगाए हो तो पैसा मिलता है। दूसरा डिविडेंड इनकम, आप कहीं ना कहीं शेयर लगाए हो तो बदले में पैसा आता है, लेकिन ये चीज माइनस हो जाएगा बिकॉज ये बिजनेस का ऑपरेटिव इनकम कभी नहीं कहलाता। आप बिजनेस इसी चीज के लिए कभी नहीं चला रहे हो, आप बिजनेस अपने नॉर्मल तरीके से स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, लेकिन उसी बीच में आप जाके किसी कंपनी का शेयर खरीद लोगे, वहां से डिविडेंड मिलेगा, तो वो आपके बिजनेस का इनकम तो कभी भी नहीं डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखना। डिविडेंड इनकम हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने गए, गेन हो गया भाई कुछ, तो ये भी चीज देखेंगे। ये क्या निकाल के देता है? इतना देखो, इतना सारा चीज जो किए, ये क्या करके निकाल के दिया आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में बिना चेंज के आपका यहां पर सम ऑफ अमाउंट कुछ आ गया। अब क्या करोगे इसमें? वर्किंग कैपिटल आप जो है जाकर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मींस व्हाट? करंट एसेट्स और नहीं तो करंट लायबिलिटी। तो यहां पर भी देखो हम वही सेम काम किए। देखो ध्यान से, ये प्लस क्या हुआ? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर कोई करंट एसेट्स बढ़ गया है, मतलब आप स्टॉक खरीद लिए, डेटर आपका बढ़ गया है, बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, दैट मींस आपके पास पैसा क्या हुआ है? गया है ना, वहां पर गया होगा ना, स्टॉक गया होगा, कुछ भी गया होगा, उसको हम लोग सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर घट गया है, स्टॉक मान लो 1 लाख का था, आज घट के 80,000 हो गया, दैट मींस आप बेच दिए होंगे। अब बेचने पर पैसा आता है तो इसको प्लस करेंगे। फिर आगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी पैसा आता है। उसी के जस्ट अपोजिट इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स बढ़ा, स्टॉक मान लो 1 लाख से 1,50,000 हो गया, मतलब पैसा चला गया। और इसमें हमको कोई 3-5 दिमाग नहीं लगाना है, बस पैसे का आना जाना देखना है। तो ये चीज क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि इन सारे चीजों को कैलकुलेशन करने के बाद मेरा क्या आया? एनपीबीटी। एनपीबीटी माने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया मेरा। अब इसमें माइनस बस करना है हमको टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है जो आप बिजनेस के लिए कभी नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस कभी कभी आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे पर पैसा देकर चला जाता है, नहीं तो पैसा लेकर चला जाता है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल मान लो कि आपका एक फैक्ट्री है जो कि नदी के किनारे है, और उस नदी में किसी कारण से बाढ़ आ गया। इस पर बारिश भी बहुत ज्यादा हुआ है, मान लो बाढ़ आ गया, आपका आधा फैक्ट्री भाई डूब गया, तो गवर्नमेंट आपको कोई ना कोई कंपनसेशन दे देगा मान लो।
तो उसके लिए आप कोई काम तो नहीं किए थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है आपके लिए, है ना। दूसरा चीज, कभी भगवान से ऐसा ना मनाए, लेकिन किसी का फैक्ट्री है, मान लो कोई भी तरीके का वहां हादसा हो जाता है, 2-4 लोग का डेथ हो जाए, या आपका स्टॉक अच्छा खासा जल जाए, या लेबर लोग को कोई दिक्कत हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो वो सब कंपनसेशन हमारे बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगा। इज इट डन? नेक्स्ट, एक तो खत्म हो गया भाई, ये हमारा निकाल के क्या लाया, नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दोनों क्यों लिख रहे हैं, ध्यान देना। फ्लो कब होगा, जब हमारे पास पैसा रहेगा प्लस में। अगर माइनस में पैसा हो गया तो यूज्ड हो गया, मतलब मेरे पास से पैसा चला गया। आगे देखो, CFIA, इसमें हम पहले बोले ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ही बोल रखे हैं कि दिमाग सिर्फ और सिर्फ कहां लगाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इतना बड़ा भी था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो ही चीज करना है, देखो यहाँ पर, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और नहीं तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल करोगे पैसा आएगा, परचेज करोगे पैसा जाएगा, यही दो चीज देखना है हमको, ठीक है। फिर नीचे तीसरे में जाएंगे कहां, CFFA। FA का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो CFFA देख लेना यहाँ पर, और अगर डाउट हो इसमें आप लोग को नेट वेट पर तो मिल ही जाएगा फॉर्मेट, अदरवाइज यहां से लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। तो CFFA, इशू ऑफ शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड, अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सारा का सारा चीज हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है, जिससे हमारे कैपिटल को बढ़ने का मौका मिलता है या घटने का मौका मिलता है। अगर आप इशू करते हो शेयर तो बढ़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट करते हो घटेगा, डिविडेंड आपको अगर पेमेंट करना पड़ा, रिसीव तो करोगे तो देखा जाएगा, लेकिन अगर पेमेंट करते हो तो आपका घटेगा पैसा। अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो जो चीज होगा देख लिया जाएगा। तो तीन मैंने आपको बताया, A CFOA, B CFIA, C CFFA। तो ये तीन एक्टिविटी है। इसी में देखो ध्यान से, अब खत्म हो गया। तीनों करने के बाद एक चीज हम लोग का यहां निकल के आया, क्या, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन CCE। CCE का पहले बता चुके हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या किए, A + B + C, तीनों जो एक्टिविटी है, तीनों के अमाउंट को एक साथ ऐड करेंगे और यहां पर कुछ अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है, निकल कर कुछ आ जाएगा। अब उसमें ओपनिंग CC, और CC में क्या क्या होता है, कैश होता है, बैंक होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो ओपनिंग में तीनों चीजों को ऐड करके ओपनिंग वाला अमाउंट यहां पर ऐड कर देना, और ये जो है ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग आ जाता है। और CFS एक इकलौता चैप्टर ऐसा है बच्चा, याद रखना, जिसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया रहता है ना। तो जितने लोग नॉर्मल बैठ के पढ़ रहे हो वो बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, तो हाँ भाई, इस चैप्टर में सबसे अच्छा चीज क्या है कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा रहता है। और छिपा क्या रहेगा, वो एक दो क्वेश्चन बनाओगे वो पता चल जाएगा। जो ओपनिंग कैश है वो मान लो कि क्वेश्चन, और क्लोजिंग कैश वो आपका आंसर। ये जो है ना, इतना सारा जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं, इस सारे कैलकुलेशन में आंसर जो निकल के आएगा वो ये, और ये हमारे क्वेश्चन में क्या रहता है, गिवन होता है। तो ये तो जादू वाला बात हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, CFS की बात अब जब तक करोगे, थ्योरी मैंने बात कर लिया, कितने तरीके का एक्टिविटी होता है वो भी बात कर लिया, फॉर्मेट कैसा होता है वो भी बात कर लिया। अब हम लोग को करना क्या है नेक्स्ट डे से, पता है, नेक्स्ट डे से हम लोग को करना है, इसका क्वेश्चन बनाना होगा कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको रिपीट करके बनाए कैसे। तो भाई उसके लिए बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जो है अपने लेवल का जो जो डाउट्स है उसको कमेंट में लिख देना, और जितने लोग नए हो इस चैनल पर उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। रीजन ये है बिकॉज जितना ज्यादा सब्सक्राइबर मेरा इंक्रीज होते चला जाएगा, आप नॉर्मल तरीके से सोचना कि खुशी हमको उतना ज्यादा होगा, और आपके खुशी में तो
मेरा ही खुशी बसा हुआ है ना, याद रखना। तो रिजल्ट आपका बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा खुशी आपके भाई का होगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं कल फिर से 8 बजे रात में दोबारा मिलता हूं आपके दूसरे वीडियो को लेकर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर किया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो सीएफएस जिसको समझ में आ गया एक बार जरूर लिखना उसमें थैंक यू, और नहीं समझ में आया तो जरूर अपना डाउट लिख देना कि सर इस टॉपिक को दोबारा एक बार रिपीट कर दो। इज इट डन? चलो ठीक है, बाय बाय।